माँ ये पराठे मैंने बना दिए हैं, आप बस दही निकाल दीजिए। जैसे ही प्रिया की मीठी आवाज रसोई में गूंजी, पूरा घर एक हल्की सी गर्माहट से भर गया। ये घर साधारण था, लेकिन रिश्तों की महक इसे किसी महल से कम नहीं बनाती थी। अरे नहीं बिटिया, तू इतना मत किया कर, तू ही तो इस घर की असली रौनक है। अरे रौनक है तो क्या काम नहीं करूंगी। अरे तो हाँ, काम करने को भी ससुराल भी तो जाना है। क्या मम्मी आप भी ऐसी बातें ना करो सविता, भगवान ने बड़ी नेमत दिया मैं ऐसी बेटी देकर, मेरे पास रहने दो इसे। राधे श्याम अपने तजुर्बे और सादगी में डूबे हुए इंसान थे। उम्र ने उनके कदम धीमे कर दिए थे, लेकिन दिल अभी भी परिवार के लिए उतना ही मजबूत था। उनके साथ खड़ी सविता की मुस्कान घर का स्थिर सहारा थी। पिताजी चाय तैयार है, और आज प्रिया ने शक्कर बिल्कुल सही डाली है। बस इसी बात पर मेरा तो दिल खुश हो गया। हाँ, वैसे तो मैं सब गलत करती रहती हूँ ना। अरे ना ना मेरी बच्ची, तू तो हमेशा अच्छा करती है। सब हंस पड़े। अगले दिन सुबह का समय था, घर में खामोशी थी और रसोई से आती हल्की चाय की खुशबू हवा में तैर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रिया जब बाहर आई तो उसके कदम थम गए। काजल दरवाजे पर खड़ी थी, आंखें सूजी हुई, बाल बिखरे हुए और चेहरा जैसे कई रातों से नींद ने उससे रिश्ता तोड़ दिया हो। काजल, ये क्या हाल बना रखा है, अंदर आ। प्रिया, प्रिया मैं क्या करूं? अरे बैठ तो पहले, ये रोना क्यों, क्या हुआ? काजल का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने प्रिया का हाथ ऐसे पकड़ा जैसे कोई डूबता इंसान आखिरी सांस में तिनका पकड़ता है। वो कुछ पल तक चुप रही, सांसें लड़खड़ा रही, शब्द गले में अटके हुए थे। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, बहुत जरूरत है, मैं नहीं जानती कहाँ से लाऊं। बस तो ये बात सोचकर रो रही है? तो मेरी दोस्त है काजल, बता कितने चाहिए? प्रिया ने बिना झिझक अपना पर्स खोला। उसे लगा जितना भी चाहिए होगा दे देगी, लेकिन पर्स में कुछ सिक्कों और 2 पुरानी नोटों के अलावा कुछ नहीं था। उसके चेहरे की मुस्कान पल भर को थमी, फिर वो तुरंत संभल गई। रुक, मैं पापा से पूछती हूँ, तू चिंता मत कर। नहीं, अगर उन्होंने ना कह दिया तो? मेरे पापा मेरी बात कभी नहीं टालते, तो बैठ यहाँ। प्रिया कमरे से निकलकर दालान में आई, जहाँ राधे श्याम अखबार पलट रहे थे। जैसी प्रिया उनके सामने खड़ी हुई, उन्होंने अखबार नीचे कर दिया। क्या बात है बेटिया, चेहरा कुछ गमगीन लग रहा है। पापा काजल आई है, उसे कुछ पैसों की जरूरत है, बहुत जरूरत है। राधे श्याम की भौहें सिकुड़ी। वो अब एकदम गंभीर थे। उठकर धीरे कदमों से प्रिया के पास आए। बेटिया, हर किसी पर भरोसा नहीं किया जाता, क्या पता वो तुझे बहका रही हो। पापा काजल ऐसी नहीं है, वो मेरी सच्ची दोस्त है। अगर वो कह रही है उसे जरूरत है तो सचमुच होगी। ये सुनकर राधे श्याम ने उसकी बात मान ली। कितना चाहिए उसे? कुछ ज्यादा, पर मैं वादा करती हूँ पापा, वो लौटा देगी। ठीक है, ले जाओ पैसे, लेकिन संभल कर, धोखा न खाना बस। प्रिया खुशी से खिल उठी। उसने पैसे अपनी मुट्ठी में दबाए और काजल के पास दौड़ गई। इतनी जल्दी? प्रिया, तुझे पता नहीं तूने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। बस अब रोना बंद, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ राधेश्याम थोड़ा चिंतित थे। उन्हें डर था कहीं उनकी बेटी अपने अच्छेपन के चक्कर में चोट न खा बैठे। भगवान, मेरी बेटी का भरोसा कभी टूटने ना देना। उधर मोहल्ले की गली के एक कोने में 2 लड़के बैठकर हंसी मजाक में डूबे हुए थे। राज और करण दोनों प्रिया और काजल के क्लासमेट थे, और दोनों सिर फोड़ने वाली शरारतों के उस्ताद, और दोनों के सपने ऊंचे लेकिन जेबें खाली। भाई गोवा का प्लान पक्का है, पर कैसे? पैसे कहाँ से आएंगे? पैसा नहीं, मेरे घर की इजाजत सबसे बड़ा मुद्दा है। पापा तो मुझे मोहल्ले की दुकान तक बिना पूछे जाने नहीं देते, गोवा तो भूल ही जा। तो चुपचाप निकल चल, वैसे भी कौन सा तू रोज शरीफी की मिसाल बनकर जीता है। राज ने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों में बेबसी थी। गोवा का सपना उसकी आंखों में चमक रहा था, लेकिन इस सपने को पूरा कैसे किया जाए, ये दिक्कत थी। यार, पैसे लेने जाऊंगा तो इजाजत भी लेनी पड़ेगी, और पापा की इजाजत लूंगा तो ना पक्की, क्या करूं यार। तभी उनके पास काजल आ पहुंची और बोली, अरे तुम लोग पता है, प्रिया ने मेरी बड़ी मदद किया, वो सच में हीरा है। मैं इतनी परेशान थी और उसने एक पल नहीं लगाया। कैसी मदद? अरे फाइनेंशियल मदद, और कैसी, बहुत हेल्पफुल नेचर की है। अच्छा, प्रिया ने पैसे दिए? काजल को अंदाजा नहीं था कि उसकी बात किसका काया पलट करने वाली है। वो तो सिर्फ अपनी दोस्ती की तारीफ गाते हुए चली गई, और जैसे उसका पांव उस मोड़ से गायब हुआ,
राज की आंखों में एक अलग ही चमक झल उठी, एक ऐसी चमक जिसमें गोवा का नीला सागर भी था और कुछ और भी। क्या हुआ बे, दिमाग में कौन सा ट्यूबलाइट जल गई? काजल ने कहा ना प्रिया मदद करती है बहुत ज्यादा। हाँ तो फिर गोवा सिर्फ सपना नहीं रहेगा, समझा कर यार। राज की आंखों में चालाकी ऐसे चमक रही थी जैसे रात के अंधेरे में किसी बिल्ली की आंखें चमकती है। राज का चेहरा देखकर यही लगता था कि आज कोई बहुत बड़ा तूफान उठने वाला है। अरे बता भी दे, ये खतरनाक मुस्कान क्यों है तेरे चेहरे पर? हम पीजी छोड़ देते हैं। क्या सिर फिर गया है क्या? पीजी छोड़कर रहेंगे कहाँ? अरे वही जगह जहां अभी काजल गई थी, प्रिया के घर। करण की भौं ऊपर उठी। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे किसी ने उसके सामने कोई किस्सा सुनाया हो जिसमें चांद धरती पर उतर आया हो। ओए तू पागल तो नहीं हो गया? कोई लड़की हमें अपने घर क्यों रहने देगी? प्रिया एकदम भोली है। काजल जिसकी मदद ले सकती है तो हम भी ले सकते हैं। हम कहानी रो रो कर सुनाएंगे और वो हामी भर देगी। गोवा जाने के पैसों का इंतजाम हो जाएगा, समझा? तू यार पूरा शातिर दिखा। अभी क्या देखा है, चल शुरू करते हैं नाटक। दोनों लड़के चेहरे पर पूरी मजबूरी और आवाज में पूरी बेचारगी भरकर प्रिया के दरवाजे पर पहुंचे। ऐसा लग रहा था जैसे दो दुखों की प्रतिमाएं इंसानी रूप में आ गई हो। अरे राजकरण, ये हालत क्यों है? प्रिया, हमें पीछे से निकाल दिया गया है। हाँ, क्योंकि इस बार हमारे पिताजी ने पैसे नहीं भेजे, हम सड़क पर आ गए। प्रिया का दिल मानो किसी ने हाथ से दबा दिया हो। उसकी आंखों में बेचैनी फैल गई। वो हमेशा दूसरों के दर्द को अपना मान लेती थी और आज इन दोनों के आंसू उसके दिल में तूफान मचा गए। अरे भगवान, तुम लोग कहाँ जाओगे? मैं क्या मदद कर सकती हूँ, बताओ। सुना है तुम्हारे घर का ऊपर का कमरा खाली है, अगर कुछ दिन। बस तब तक जब तक हम कुछ और इंतजाम ना कर ले। प्रिया के चेहरे पर एकदम उदासी छा गई और उसके साथ एक मदद करने का जज्बा। उसने तुरंत सिर हिलाया और बिना सोच विचार के अंदर दौड़ गई। ऊपर कमरे की बात सुनते ही उसके मदद देने की इच्छा और भी बढ़ गई। पापा, 2 लड़के पीजी से निकाल दिए गए हैं। ऊपर वाला कमरा खाली है, कुछ दिन के लिए रख लेते हैं तो क्या जाता है? राधे श्याम जी का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि प्रिया 2 लड़कों को घर में रखने की बात कर रही है। बेटा, लड़कों को घर में रखना ठीक नहीं है और उनकी कहानी मुझे ठीक नहीं लग रही। पापा, वो बेघर हो गया है, कहाँ जाएंगे? आप तो हमेशा कहते थे कि जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। मदद का मतलब यह नहीं कि हर अनजान को घर में घुसा लो। पापा, बस कुछ दिन प्लीज। वो बेचारे लगभग रो रहे थे। घर की सबसे प्यारी बेटी का चेहरा जब भीगता है तो राधेश्याम का कठोर दिल भी मोम सा हो जाता है। वो भले सख्त दिखते हो पर बेटी के आंसू उनकी कमजोरी थे। ठीक है, पर सिर्फ कुछ दिन, और मैं देख रहा हूँ सब। थैंक यू पापा, मैं अभी बताती हूँ उन्हें। राज और करण नीचे ही खड़े थे और उनकी चालाक आंखें आधा जवाब प्रिया के चेहरे से पड़ चुकी थी। जैसे ही वो मुस्कुराकर बाहर आई, दोनों के चेहरों पर नकली आंसुओं की जगह असली खुशी फूट पड़ी। आ जाओ, पापा ने हाँ कर दी है। तुमने हमारी जिंदगी बचा ली प्रिया। हम ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। घर में उनके आने से माहौल नया सा लगने लगा। सविता और शांति दोनों ही दुनियादारी में भूली थीं। लड़कों की कहानी सुनते ही उनका दिल पिघल गया। बेचारे, खाना खाया तुमने? नहीं आंटी, सुबह से एक दाना नहीं खाया। अरे ऐसा कैसे? बैठो, मैं कुछ लाती हूँ। इधर राधेश्याम दूर खड़े दोनों को गौर से देख रहे थे। उनके चेहरे पर वो शक साफ लिखा था जिसे कोई मिटा नहीं सकता। उन्हें लग रहा था कि इन दोनों की कहानी में कुछ तो गड़बड़ है। ये कुछ और ही था, कुछ बनावटी। उधर ऊपर कमरे में बैठे ही राज और करण एक दूसरे को देखकर ऐसे हंस पड़े जैसे कोई बड़ा खेल जीत गए हो। रहने का तो हो गया, खाने का क्या? अरे जैसे अभी खाना वैसे ही खाएंगे। घर की औरतों को थोड़ा सा मक्खन लगाना पड़ेगा, बस खाना खुद दौड़ कर आएगा। मतलब? यानी मीठी बातें, इमोशनल उदास चेहरे। आंटी, आप बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। फलाना ठिमकाना, बस देखना कल से थाली खुद आएगी। वैसे भी इस घर की सारी औरतें मुझे दिमाग से पैदल लग रही है। दोनों सविता के पास पहुंचे। आंटी, आप ना हमारी माँ जैसी है। आपकी रोटी में माँ वाला प्यार मिल जाता है। जैसे ये भारी भरकम डायलॉग सविता के कानों में पड़े, उनकी आंखों का कोना अचानक गीला सा हो गया।
सालों से वो अपने बेटे राजन के घर लौटने का इंतजार कर रही थी और आज अचानक दो अनजान लड़कों ने उनके दिल का वही कोमल हिस्सा छू लिया था। उनका दिल ऐसे पिघला जैसे गरम रोटी पर मक्खन। अरे बैठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ। तुम लोग तो भूखे मर गए लगते हो। वो बिना एक सेकंड गंवाए रसोई में घुस गई और खाना बनाकर ले आई। आंटी आपकी रोटी बस वाह, किस्मत में माँ नहीं, पर ऊपर वाला आपको हमारे सामने भेज देता है। दोनों के बोल तो ऐसे चलते थे जैसे कोई स्क्रिप्ट राइटर हायर किया हुआ हो। सविता उन पर टूट कर दया दिखाने लगी। काम हो या खाना, वो दोनों को बच्चे समझकर उनका हर काम खुद करने लग गई। राज और करण बहुत खुश थे। ये तो बस शुरुआत है, देखिए आगे क्या होता है। अब निशाना थी शांति, घर की बहू। वो दिन भर अकेली रह जाती थी, काम और जिम्मेदारियों में उलझी हुई। दो जवान लड़कों की मीठी मीठी बातें उसके मन की थकान पर हल्की हल्की मरहम जैसी लगती थी। भाभी, अगर आपको बुरा न लगे तो एक कप चाय मिलेगी, सिर ना दर्द से फटा जा रहा है। और भाभी, वो जो हमारा टी शर्ट है ना, थोड़ा धुलवा दो ना, कल से पहनने को कुछ भी नहीं है। शांति पहली बार हकलाई पर मना न कर पाई। वो चाय बना देती, कपड़े धो देती और दोनों की तकलीफें सुनते सुनते खुद को भी दयालु महसूस करने लगती। तुम लोग पढ़ाई में इतना थक जाते हो, खाना भी ठीक से नहीं खाते। मैं हूं ना, बता दिया करो मुझे। जी 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 बिल्कुल। राज और करण कमरे में जाकर ठहाके लगाते थे। शांति भी फंस गई, अब घर में सब सेट। प्रिया तो खुद सोने पर सुहागा थी। राज और करण उसके सामने भूखे होने का नाटक करते तो कभी कभी अपनी जेब के छोटे मोटे पैसे भी थमा देती। ये रख लो, कॉलेज की कैंटीन में कुछ खा लेना। पता नहीं पीजी वाले कैसे लोग थे। धन्यवाद प्रिया, तुम सच में देवी हो। कुछ दिनों बाद राज और करण ने नया तांडव सोचा। उन्हें घर में पार्टी करनी थी, पर उन्होंने प्रिया से कहा, प्रिया, हम कल अपनी ग्रुप स्टडी में बच्चों को बुला रहे हैं। थोड़ी पढ़ाई, थोड़ी डिबेट करेंगे। अरे वाह, तो मैं भी साथ में पढ़ लूंगी। राज और करण के चेहरे पर अचानक वो डर आया जैसे किसी चोर को पूछताछ में पकड़ लिया गया हो। नहीं, ये लड़कों की स्टडी है ना, अलग सेक्शन है, तुम कैसे आ सकती हो? हाँ प्रिया, हमारा माहौल ना थोड़ा अलग होता है, तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा, अंकल बुरा मान जाएंगे। अच्छा ठीक है। प्रिया को ये बात चुभी। उसने पहली बार महसूस किया कि ये दोनों कुछ अजीब है। वहीं दूसरी तरफ दालान के कोने में खड़े राधेश्याम पूरे दृश्य को मौन होकर देख रहे थे। रात में जब पढ़ाई के नाम पर होने वाली पार्टी शुरू हुई तो हंसी मजाक की आवाजें उन्हें अंदर ही अंदर बेचैन कर रही थी। ये कौन सी ग्रुप स्टडी है जिसमें इतनी बातें हो रही है, वो भी हंस कर? ऊपर कमरे से स्टडी से ज्यादा मस्ती की आवाजें आ रही थी। ग्लास की टकराने की खनक, जोर की हंसी, तेज म्यूजिक। राधेश्याम का शक और गहरा हो गया। वो चुपचाप अपनी छड़ी उठाते हैं और कमरे की सीढ़ियां चढ़ने लगे। आज मैं सब समझूंगा कि माजरा क्या है। वो कमरे के बाहर खड़े हो गए। अंदर से आवाजें साफ आ रही थी। भाई, रोज ऐसा खाना मिलता रहे तो गोवा जाने की क्या जरूरत है? बात तो सही है, मजा आ रहा है भाई। एंजॉय करो, अपना ही घर समझो। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, 2 लफ्जों में ये बयान ना हो पाए। राधेश्याम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, आग थी। वो दीवार से टिक कर खड़े हो गए। तो ये है असली चेहरा, मेरी बेटी को बेवकूफ बना रहा है। यहाँ तो मजे चल रहे हैं पढ़ाई के नाम पर। तभी अचानक राज बाहर आया। वो राधेश्याम को देखकर ठिठक गया, लेकिन फिर बोला, अरे अंकल, आप कुछ चाहिए? तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो या मजे? पढ़ाई से ब्रेक लिया है 15 मिनट का, बस यूं ही बातें कर रहे थे। क्यों? कुछ नहीं, जरा धीरे बात करो, नीचे तक आवाज आ रही है। राज को लगा उसने राधेश्याम को उल्लू बना दिया, लेकिन उनके मन में शक बैठ चुका था। वो अगले कुछ दिनों तक दोनों लड़कों के हर कदम, हर झूठ, हर नाटक, सब पर पैनी नजर रखने लगे। एक दिन उन्होंने डायरेक्ट पूछा, राज, करण, एक बात साफ साफ पूछूं, तुम लोग सच में यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल, हाँ, आप गलत समझ रहे हैं, हम तो बस पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ अंकल, आपके घर का माहौल इतना अच्छा है कि हमें यहाँ शांति मिलती है। पीजी में तो रोज झगड़े होते थे। दोनों की बातें इतनी चिकनी थी कि एक पल को लगता था जैसे वो सच में बेगुनाह है। राधेश्याम ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि उलझन थी। तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आती बेटा।
कुछ है जो तुम छिपा रहे हो। राज और करण तुरंत पैंतरा बदलते हैं, एकदम रोने जैसा चेहरा और थोड़ी सी कंपकपी, पूरा इमोशनल ड्रामा चालू। अंकल, हम आपके जैसे लोगों की इज्जत करते हैं, आप हम पर शक कर रहे हैं, दिल टूट गया हमारा। अंकल, दुनिया बदल रही है पर भरोसा नहीं, हम पर शक। धीरे धीरे उनके शब्द दीवारों की तरह राधे श्याम के मन को घेरने लगे। वो जिस सच को जान रहे थे उसे ये दोनों लड़के झूठ की परतों से ढकने की कोशिश कर रहे थे। उधर प्रिया को जब ये बात बताई गई तो उसने उल्टा अपने पापा पर ही उंगली उठा दी। पापा, आपको हर किसी में शक क्यों दिखता है? ये दोनों बहुत अच्छे लड़के हैं, पढ़ाई करते हैं, आपकी सोच गलत है। तो अब मैं गलत हो गया बेटा? हाँ, कभी कभी ना आप जल्दी फैसला कर लेते हो। राधे श्याम की रीढ़ में एक ठंडी सी हिरन सी दौड़ गई। बेटी की आंखों में विश्वास नहीं बल्कि जिद थी, जो सच्चाई को देखना ही नहीं चाहती थी। लेकिन वो कहते हैं ना, झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। एक रात राधे श्याम बाजार से लौट रहे थे। वो जैसे ही मोड़ पर पहुंचे उनका दिल धक से रह गया। अरे आओ ना, ऊपर कमरा खाली है, प्रिया तो सो जाएगी, मजा आएगा, चलो। आज पार्टी डबल हो जाएगी। ये देखकर राधे श्याम हैरान रह गए, पर बोले कुछ नहीं, क्योंकि उन्हें पता था घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। अब बताता हूँ तुम लोगों को। अगली सुबह राधे श्याम तैयार होकर घर से निकले और किसी के साथ वापस लौटे। वो राज के पिता थे। उनमें से किसी को नहीं पता था, पर वो दोनों कलीग थे। आपका बेटा राज बहुत अच्छा और प्यारा है, सोचा आपको लंच पर बुलाऊं। अच्छा, पर राज तो पीजी में है, मतलब आपको कैसे मिल गया? यही वो पल था जब राधे श्याम ने सारा सच सामने रख दिया। नहीं साहब, राज पीजी में नहीं है, वो तो पिछले कई दिनों से मेरे घर में रह रहा है। आपने पैसे नहीं दिए ना? मैंने पैसे नहीं दिए? नहीं भाई, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अभी सच पता चल जाएगा। राज, करण, यहाँ आओ नीचे। कुछ ही मिनटों में राज और करण वहां खड़े थे। असली डर उनके चेहरे पर पहली बार दिखा। तू पीजी में था या किसी और की इज्जत लूटने में लगा था? पापा वो अंकल, हम तो बस। चुप, निकल जाओ दोनों अभी इसी वक्त। दोनों लड़के ऐसे भागे जैसे किसी ने आग लगा दी हो। घर में एक भारी सन्नाटा फैल गया। आई एम सॉरी, आपने मेरी बेटी की वजह से ये सब झेला। मैं चलता हूँ अब। प्रिया जमीन पर बैठी रह गई। उसके चेहरे पर हैरानी और गिल्ट की जमी हुई परत थी। वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि जिन लड़कों को वो जरूरतमंद समझ बैठी थी, वे उसके ही भरोसे को तोड़कर चले गए। पापा, पापा, मैं गलत थी, मैं कैसे नहीं पहचान पाई। राधे श्याम उसके पास बैठ गए। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और बोले, बेटा, अच्छा होना बुरी बात नहीं होती, पर बेवकूफ होना बुरी बात होती है। दुनिया में सब लोग तेरे जैसे साफ नहीं होते। कुछ लोग सिर्फ फायदा उठाते हैं। तेरी भलाई तेरे संस्कार है, लेकिन समझदारी भी उसी संस्कार का हिस्सा है। अगली बार किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत कर लेना। जी पापा, अब मैं समझ गई हूँ। उस दिन के बाद से प्रिया ने मदद करना बंद नहीं किया, पर हाँ, अब वो समझदारी से काम लेती थी और सिर्फ असली जरूरतमंदों की ही मदद करती थी।